नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। यह बिहार शिक्षक भर्ती का एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आंसर सीरीज के इतिहास का 7वां क्लास है। और आज के इस क्लास में हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 7 के इतिहास को, जो कि मध्यकालीन भारत का इतिहास है। कक्षा 6 का जो इतिहास है जिसको हमने समाप्त कर रखा है वो था प्राचीन भारत का इतिहास, और कक्षा 7 का जो है वह मध्यकालीन का है, और कक्षा 8 का जो है वह आधुनिक भारत का इतिहास है। तो यहाँ पर हम आज 2 अध्याय को लेकर आए हैं। जो पहला अध्याय वो है हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तन की पड़ताल, जिससे कि कुल 4 क्वेश्चन बन पाए हैं। तो अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, तथा इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो पहला प्रश्न है वह पहला प्रश्न पूछा गया है कि मध्यकाल में विदेशी शब्द किन के लिए प्रयुक्त होता था। पहला कह रहा है कि गाँव में आने वाला कोई भी व्यक्ति जो अनजान हो, जो कि आपका बिल्कुल सही है। और दूसरा कह रहा है कि एक ही गांव में अलग अलग धर्म के लोग एक दूसरे के लिए शब्द प्रयुक्त करते थे, तो ये आपका बेसिक तौर पे गलत होता है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है कि केवल एक सही है, यानी कि ए वाला। तो जैसा कि आपने पता है कि मध्यकालीन में किसी गांव में आने वाला कोई व्यक्ति जो अनजान हुआ करता था, जो उस समाज या संस्कृति का अंग नहीं हुआ करता था, उसे विदेशी कहा जाता था। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेशी या फारसी में अजनबी कहा जा सकता है। किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो अलग अलग धर्म के लोग, ठीक है, जो जाति से जुड़े हों, उनके लिए विदेशी शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर अनजान कह सकते हैं, या विदेशी कह सकते हैं, या अजनबी कह सकते हैं, या परदेशी कह सकते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जो किसी अन्य गांव से आया हो और जो दूसरे गांव के लोगों के बारे में ना जानता हो, ना वहाँ के कल्चर के बारे में जानता है। अगला क्वेश्चन है कि मध्यकाल में समाज के अंदर एक नए वर्ग का विकास हुआ, जो कि राजपूत वर्ग था। निम्नलिखित में से कौन कौन से समूह इसमें शामिल थे। तो यहाँ पे आपका है, पहला है आपका कि सामंत वर्ग, जो कि बिल्कुल आपका सही है। दूसरा है सेनापति वर्ग, भी राजपूत में आते थे, और सैनिक वर्ग भी जो थे वह राजपूत में आते थे। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है डी वाला कि 1, 2 और 3 तीनों के तीनों सही हैं। तो जानते हैं कि मध्यकाल में जिन समुदायों का महत्व बढ़ा उसमें राजपूत प्रमुख थे, जो कि राजपूत अथवा राज का मतलब राजपूत किसे कहा जाता था, तो राजा का पुत्र, राजा के पुत्र को बेसिक तौर पे यहाँ पर गया, राजपूत से निकला है। यहाँ पे राजपूत शब्द की अगर बात करें तो किससे निकला है, तो राजा के पुत्र से राजपूत निकला है। 8वीं से 14वीं सदी के बीच यह नाम आमतौर पे योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं बल्कि सेनापति और सैनिक भी आ जाते थे, जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका कि मध्यकाल में रहट का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता था। तो सभी ने पता है कि मध्यकाल में जो था रहट का प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता था। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है ए। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कहा गया है कि निम्न में से कौन सा सत्य है। तो पहला कह रहा है कि मिन्हाज ए सिराज ने जब पहली बार हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया तो उसका आशय अविभाजित भारत में स्थित क्षेत्र से था। तो जो कि आपका यह सही नहीं होता है, यह आपका गलत है। और क्यों गलत है आगे एक्सप्लेन हम देखते हैं। और दूसरा कह रहा है कि बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों के संस्कृति के वर्णन करने के लिए किया था। तो यह बिल्कुल आपका सही है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है बी वाला कि केवल दूसरा सही है। अब पहला क्यों गलत है, तो बेसिक तौर पे कि 13वीं सदी में जब फारसी इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया तो उसका आशय जो था, हिंदुस्तान से आशय जो था वह था आपका पंजाब, हरियाणा और गंगा और यमुना का दोआब क्षेत्र, गंगा प्लस यमुना का दोआब क्षेत्र सा। तो बेसिक तौर पे मिन्हाज और सिराज ने इन्हीं सारे क्षेत्रों को लेकर क्या कहा था, यह हिंदुस्तान है। और उस समय मतलब कि बेसिक तौर पे उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो कि बेसिक तौर पे दिल्ली क्षेत्र, यानी कि दिल्ली सल्तनत के बारे में आपने जानते होंगे कि जो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आते थे उन्हीं को उसने क्या कहा था, अरे हिंदुस्तान कहा था। तो इसीलिए आपका पहला वाला स्टेटमेंट गलत होता है। अब यहाँ पे कक्षा 7 के इतिहास का दूसरा अध्याय है जिसका नाम है नए राजा और उनके राज्य, और जिनसे कि कुल आपके 13 प्रश्न हैं। तो इनको हम देखते हैं। तो यहाँ पे जो पहला प्रश्न है सेकेंड अध्याय से कि दक्कन के राष्ट्रकूट जो थे वह किनके सामंत थे। तो बेसिक तौर पे दक्कन के जो राष्ट्रकूट थे वह कर्नाटक के चालुक्यों के क्या थे, सामंत थे। तो इस प्रकार से आपका पहला वाला स्टेटमेंट सही होता है। अगला जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि
चोल काल में वेट्टी शब्द किसके लिए प्रयोग होता था? तो बेसिक तौर पे जब अगर आप चोल काल के बारे में पढ़ेंगे तो वेट्टी शब्द उनके लिए कहा जाता था कि कर जो जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था, यानी कि जबरदस्ती लिया जाने वाला जो कर था उसके लिए वेट्टी शब्द का प्रयोग किया जाता था। अगला जो क्वेश्चन है कि एलोरा की गुफा 15 के भित्ति चित्र जिसमें भगवान विष्णु को नरसिंह अवतार में दिखाया गया है, अर्थात कि पुरुष और सिंह के रूप में दिखाया गया है, यह किस काल की कलाकृति है? तो यहाँ पर है कि बेसिक तौर पे ये जो कलाकृति है राष्ट्रकूट काल की है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है ए। जानते हैं कि एलोरा की गुफाएं या मंदिरों का निर्माण जो था वह राष्ट्रकूट वंश के शासकों के द्वारा किया गया था, जो कि वर्तमान समय में एलोरा की जो गुफाएं हैं वह महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद में, ठीक है, औरंगाबाद में स्थित है। यहाँ कुल गुफाओं की संख्या अगर बात करें तो कुल जो गुफा है, कुल गुफा जो है 34 हैं, जिनमें की जो 12 गुफा हैं वह बौद्ध धर्म से संबंधित है, 17 गुफा जो है वह हिंदू धर्म से संबंधित है और 5 जो गुफाएं हैं वह जैन धर्म से संबंधित है। और ये गुफाएं अपने निर्माण काल की धार्मिक सौहार्द को दर्शाती हैं। तो यहाँ पे है कि जो गुफा नंबर 15 है, ठीक है, बेसिक तौर पे कि भित्ति चित्र विष्णु को जो नरसिंह अवतार में दिखाया गया है वह बेसिक तौर पे राष्ट्रकूट काल का भित्ति चित्र का निर्माण है। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि कल्हड़ की रचनाओं के द्वारा हमें किस क्षेत्र के राजाओं के इतिहास का पता चलता है? तो आप सभी ने पता है कि कल्हड़ के द्वारा जो रचित रचना है वह है राजतरंगड़ी, और बेसिक तौर पे यह संस्कृत भाषा में लिखा गया है, संस्कृत भाषा में लिखा गया है। और इससे बेसिक तौर पे हमें कश्मीर के राजाओं के इतिहास और कश्मीर पर शासन करने का बेसिक तौर पे हमें जानकारी मिलती है। कल्हड़ ने अपना वृत्तांत लिखने के लिए शिलालेख, दस्तावेज के वर्णन के पहले और इतिहास के समय सभी तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया था। 12वीं सदी का इतिहास जानने का यह एक असाधारण ग्रंथ है। तो कल्हड़ ने कौन सी रचना लिखी थी? राजतरंगड़ी, जो कि संस्कृत भाषा में है और इसमें बेसिक तौर पे कश्मीर के राजाओं के इतिहास की हमें जानकारी मिलती है। तो इस प्रकार सही ऑप्शन होता है आपका ए। अगला जो क्वेश्चन है कि गुज्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट एवं पाल वंश के शासकों के बीच चली लंबी लड़ाई की चर्चा प्रायः त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की जाती है। सदियों तक चली इस लड़ाई का कारण क्या था? तो बेसिक तौर पे आप यहाँ पे पूछा जाता है कि त्रिपक्षीय जो लड़ाई थी उसमें कौन कौन से शामिल थे। तो याद रखिएगा कि त्रिगुट में जो शामिल थे वह क्या थे? आपके गुज्जर थे, ठीक है, गुज्जर प्रतिहार, उसके बाद राष्ट्रकूट थे और उसके बाद थे पाल वंश के शासक, ठीक है। तो इन बीच में जो लड़ाई हुई थी इन्हें त्रिगुट की लड़ाई कहते हैं। और बेसिक तौर पे इनके बीच में जो लड़ाई हुई थी वह कन्नौज पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए इनके बीच में लड़ाई हुई थी। तो आपका सही ऑप्शन होता है आपका बी। और कन्नौज पे नियंत्रण पाने के लिए रीजन क्या था? तो कन्नौज जो आपको पता है कि वह गंगा नदी के क्षेत्र में आती है, गंगा नदी, और इसका जो मैदान था वह काफ़ी उपजाऊ था, ठीक है, और जिसके कारण यहाँ पर बार बार इनके बीच में क्या होती थी? लड़ाई होती थी। अगला जो क्वेश्चन है कि अफगानिस्तान के गजनी प्रांत के सुल्तान महमूद गजनी अपनी भारत विजय के दौरान जीते हुए लोगों एवं प्रांतों के बारे में जानना चाहता था और इस काम के लिए वह किस विद्वान को अपने साथ लाया था? तो आप सभी ने पता है कि महमूद गजनवी जिनको लाया था वह था आपका अलबरूनी। और अलबरूनी के बारे में अगर बात करें तो बेसिक तौर पे अलबरूनी ने अरबी भाषा में लिखी थी एक पुस्तक, और उस पुस्तक का नाम क्या था? किताब उल हिंद, ठीक है। ये अलबरूनी के द्वारा लिखी गई जो है पुस्तक है, और किस भाषा में लिखी गई है? अरबी भाषा में लिखी गई है। और इससे बेसिक तौर पे हमें मध्यकालीन भारत के इतिहास का एक जानने का अच्छा स्रोत मिलता है। तो कई बार ये पूछा जाता है कि अलबरूनी किसके साथ आया था? तो महमूद गजनी के साथ भारत आया था। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है कि चोल किसके सामंत थे? तो चोल की अगर बात करें तो चोल जो थे वह पल्लवों के सामंत थे। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है आपका ए। तो यहाँ पे चोल वंश के शासक जो थे राजेंद्र प्रथम ने, ठीक है, चोल वंश के जो शासक थे राजेंद्र प्रथम, जो कि काफ़ी महान शासक थे, गंगा घाटी तथा श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों तक अपने साम्राज्य का विस्तार एवं सुरक्षा के लिए एक विशाल नौसेना का निर्माण भी किया था तथा बंगाल की खाड़ी को चोल झील के रूप में परिवर्तित कर दिया था। तो ये पूछा जाता है कि कौन से राजवंश की खुद की नौसेना थी? तो चोल वंश के राजवंश की खुद की नौसेना थी। और ये भी पूछा जाता है कि चोल वंश का कौन शासक श्रीलंका तक अपनी विजय
विजय पताका फहराया था। तो राजेंद्र प्रथम ही था जिन्होंने, ठीक है, श्रीलंका तक अपना विजय पताका लहराए थे। अगला क्वेश्चन है कि तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल शासक के द्वारा किया गया था? तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है राजराज के द्वारा किया गया था। राजराज के द्वारा बृहदेश्वर के तंजावुर मंदिर का निर्माण किया गया था। अगर हम बात करें बृहदेश्वर की, तो यह तमिलनाडु के पूर्वी तट पर, यहाँ पे तमिलनाडु है, इसके पूर्वी तट पर कावेरी नदी के बारे में आप जानते हैं। तो कावेरी नदी के उपजाऊ डेल्टा के क्षेत्र को तंजौर, मतलब यहीं पे क्या था कि तंजौर शहर का भी बसाया गया, और यहीं पर बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण जो था चोल शासक राजराज के द्वारा करवाया गया था। यह भारतीय वास्तुकला एवं शिल्पकला का एक अद्भुत उदाहरण है। तो कई बार ये भी पूछा जाता है कि तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर, ठीक है, किस राज्य में है? तो यहाँ पे आपका तमिलनाडु राज्य है। अगला जो क्वेश्चन है कि गंगईकोंड चोलपुर की स्थापना निम्न में से किस चोल शासक के द्वारा की गई थी? तो यहाँ पे बात करें तो गंगईकोंड जो चोलपुर की स्थापना थी वह राजेंद्र प्रथम के द्वारा किया गया था। तो आपका सही ऑप्शन होता है बी। तो बेसिक तौर पे इसके बारे में जाने तो गंगईकोंड चोलपुरम जो था चोल वंश के प्रतापी शासक जो थे राजा राजेंद्र प्रथम की राजधानी भी थी। अब यहाँ पे बात करें कि जब उनकी सेना ने कलगी पार करते हुए दक्षिण कौशल बंगाल और मगध होते हुए गंगा तक के क्षेत्र को विजित किया, तब इस विजय के उपलक्ष्य में उन्होंने गंगईकोंड चोलपुरम, मतलब गंगईकोंड की उपाधि धारण की और गंगईकोंड चोलपुरम यानी कि गंगा विजयी चोल नगर की स्थापना की। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि गंगईकोंड चोलपुरम का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ होता है गंगा विजयी चोल नगर। और इसके बाद इन्होंने मतलब गंगईकोंड चोलपुरम को राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी भी बनाई थी। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे जानते हैं कि आपका जो पहला कह रहा है कि व्यापारियों के संघ को चोल नगर में नगरम कहते थे तथा ये शहर के अंदर प्रशासनिक कार्य भी करते थे। तो बिल्कुल आपका सही है। और दूसरा कह रहा है कि चोल काल में स्थानीय स्वशासन की जानकारी जो है हमें उत्तर मेरूर अभिलेख से प्राप्त होती है। तो ये भी बिल्कुल आपका सही होता है। तो इस प्रकार से सी वाला ऑप्शन सही होता है कि 1 और 2 दोनों के दोनों सही हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि चोलकालीन विशेषताओं पर विचार कीजिए और कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर अगर हम जानने की कोशिश करें तो पहला कह रहा है कि चोलकालीन मंदिर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे, जो कि बिल्कुल आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि मंदिर से जुड़े शिल्पों में सबसे विशिष्ट था कांस्य प्रतिमाओं बनाने का काम। तो ये भी आपका सबसे ज़्यादातर हमें यहाँ पे कांस्य की प्रतिमाएं मिलती हैं। और तीसरा है कि चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार के सबसे उत्कृष्ट प्रतिमाओं में गिनी जाती है। तो ये भी आपका सत्य है। तो इस प्रकार से डी वाला आपका ऑप्शन सही होता है कि तीनों के तीनों ऑप्शन आपके सही हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि चोल काल के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कह रहा है कि चोल काल में किसानों की बस्तियों को उर कहा जाता था, जो कि सिंचित खेत के कारण बहुत समृद्ध हो गई थी। तो यह बिल्कुल आपका सही है। ये पूछा गया है कि उर किसे कहा जाता है, तो एक उपजाऊ भूमि को उर कहा जाता है चोल काल में। दूसरा कह रहा है कि गाँवों के समूह को नाडु कहा जाता था तथा नाडु न्याय करने और कर वसूलने जैसे प्रशासनिक कार्य करते थे। तो यह भी आपका सही हो कि गांवों का जो समूह हुआ करता था उन्हें नाडु कहते थे और इनका कार्य था न्याय करना और कर वसूल जैसे प्रशासनिक कार्य को करना। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है सी वाला कि 1 और 2 दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा सुमेली नहीं है। तो यहाँ पे कह रहा है आपका कि वेल्लान न वगाई जो था, वेल्लान वगाई किसे कहा जाता था, तो गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि को हम बेसिक तौर पे क्या कहते थे कि वेल्ला न गाई कहा जाता। तो यह बिल्कुल आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि ब्रह्मादेय किसे कहा जाता था, तो ब्रह्मादेय ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि को ब्रह्मादेय कहा जाता था। यह भी आपका सही है। तीसरा कह रहा है कि साला भोग जो था विद्यालय के रख रखाव के लिए जो भूमि थी उसे साला भोग कहा जाता था। यह भी आपका सही है। चौथा जो कह रहा है वह है आपका कि पल्ली चंबदम, ठीक है, पल्ली चंबदम जो था मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि थी। तो ये आपका गलत है, ये सही सुमेलित नहीं है। और पांचवा जो है देवदान, जिसको कि हम लोग तिरुनमट्टुकान्नी के नाम से, तिरुनमट्टुकान्नी या देवदान, तो इसे कहा गया है यहाँ पे कि जैन संस्थान को दान में दी गई भूमि। तो ये भी आपका गलत है। तो चौथा और पांचवा जो है आपका गलत है। इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है डी वाला कि चौथा और पांचवा गलत है। अब यहाँ पे इसका सही जानते हैं तो बेसिक तौर पे यहाँ पर जो पल्ली
चंदम है, ठीक है, पल्ली चंदम जो है कि बेसिक तौर पे जैन संस्थानों को, यहाँ पर कि मंदिर नहीं, यहाँ पर बेसिक तौर पे जैन संस्थान को दान में दी गई भूमि, ठीक है, जैन संस्थान को दान में दी गई भूमि को हम लोग क्या कहते थे, पल्ली चंदम के नाम से जानते थे। और देवदानम की अगर बात करें, ठीक है, तो देवदानम की बात जो है यह जस्ट इसका अपोजिट है कि मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि को हम लोग क्या कहते थे, देवदानम, और जैन संस्थाओं को उपहार में दी गई भूमि को हम लोग क्या कहते थे कि पल्ली चंदम। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर सही एक्सप्लेन यहाँ पर जान सकते हैं। तो दोस्तों कक्षा 7 के इतिहास का, जो कि मध्यकालीन भारत का इतिहास है, इसका यह पहला वीडियो रहा और इस तरह से इतिहास का यह 7वां वीडियो रहा, ठीक है। इसी प्रकार से कक्षा 8 तक के हम एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आंसर को देखेंगे, उसके बाद हम लोग साइंस को देखेंगे, उसके बाद हम लोग पॉलिटी और उसके बाद इकोनॉमिक्स को देखेंगे। और आपके एग्जाम तक हम कोशिश करेंगे कि 6 से 8 तक के पूरे एसएसटी का जो है आपका एनसीईआरटी बेस्ड जो क्वेश्चन आंसर सीरीज हो वो समाप्त हो जाए। तो अगर आप लोग सपोर्ट ऐसे ही करते रहेंगे तो जल्दी आपके पूरे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आंसर सीरीज को हम समाप्त कर देंगे। तो दोस्तों अगर अभी भी आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, तथा इस वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।